इंसान की आखिरी खोज, क्या मशीनें हमारा अंत कर देंगी? अगर आपका मोबाइल अचानक आपसे हजारों गुना ज्यादा समझदार हो जाए तो क्या होगा? आज हम गूगल और सिरी के इतने आदी हो चुके हैं कि उनके बिना हमारी जिंदगी रुक सी जाती है। हमें लगता है कि ये मशीनें हमारी गुलाम हैं, पर पर्दे के पीछे दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक और देश एक ऐसी दौड़ में लगे हैं जो सब कुछ बदल सकती है। वे एक ऐसी मशीनी दिमाग, एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो न सिर्फ इंसानों की तरह सोचेगा बल्कि खुद को हर सेकंड और बेहतर बनाता जाएगा। इसे वैज्ञानिक इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन यानी दिमाग का धमाका कहते हैं। डर यह नहीं है कि ये मशीनें हमसे नफरत करेंगी, बल्कि डर यह है कि वे इतनी ज्यादा समझदार हो जाएंगी कि उनके लिए हमारी जान की कोई कीमत नहीं बचेगी। यह कोई फिल्मों की कहानी नहीं है, यह हमारे उन फैसलों की हकीकत है जो आज बड़ी बड़ी लैब और शेयर बाजार में लिए जा रहे हैं। क्या हम एक ऐसे मॉन्स्टर, एक ऐसे दानव बना रहे हैं जिसे हम कभी काबू नहीं कर पाएंगे? क्या यह टेक्नोलॉजी हमें अमर बना देगी, इमोर्टल, या हमें हमेशा के लिए मिटा देगी? आइए इस काले डब्बे के अंदर झांकते हैं और जानते हैं कि आने वाले कुछ सालों में हमारी दुनिया का क्या होने वाला है। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे हैं सिलेबस विथ रोहित। कुछ साल पहले मुझे एक हैरान कर देने वाली बात पता चली। दुनिया में मेरे जैसे और भी बहुत से लोग थे जिन्हें मैं पहले नहीं जानता था। इनमें बड़े बड़े वैज्ञानिक, कॉलेज के टीचर, बिजनेस करने वाले लोग और कंप्यूटर के इंजीनियर्स शामिल थे। ये लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में रहते थे। हम सबके मन में एक ही डर था। हम सबको लगता था कि जो यह नया कंप्यूटर वाला दिमाग बन रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बन रहा है, वह आगे चलकर हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हम सब अपनी अपनी जगह इस पर गौर कर रहे थे। हमें लगा कि अब हाथ पर हाथ धरकर बैठने का समय निकल रहा है, वरना कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। मैं पिछले 20 सालों से फिल्में बना रहा हूं। साल 2000 में मैं कुछ बहुत बड़े जानकारों से मिला। उनमें से कुछ ने कहा कि फ्यूचर बहुत सुंदर होगा और मशीनें हमारी दोस्त बनेंगी। लेकिन एक बड़े लेखक ने इशारा किया कि मशीनें हमसे आगे निकल जाएंगी। पहले तो मैं बहुत खुश था कि यह नई टेक्नोलॉजी कमाल कर देगी, लेकिन फिर मेरे मन में शक पैदा होने लगा। मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे हर चीज की गहराई से जांच पड़ताल करनी पड़ती है। मुझे हमेशा ऐसे सच की तलाश रहती है जो दिखने में तो बहुत अच्छे लगे पर शायद सच न हो। मैंने अपनी जिंदगी में कई पुरानी कहानी और कब्रों की खोज की है। एक बार तो मुझे किसी ने उड़ने वाली तश्तरी यानी यूएफओ का वीडियो दिखाकर उसे सच बताने को कहा। जब मैंने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि वह सब झूठ था। मैंने सच बोलना चाहा तो मुझे काम से निकाल दिया गया। कंप्यूटर वाले दिमाग यानी एआई पर शक करना मेरे लिए मुश्किल था। मुझे इसकी ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन मुझे इसके सेफ होने पर भी शक था। मुझे लगा कि बड़े बड़े जानकार जो इसे पूरी तरह सही मान रहे हैं वे शायद धोखे में हैं। इसलिए मैंने तय किया कि मैं एक किताब लिखूंगा और लोगों को इस खतरे के बारे में बताऊंगा। इस किताब को लिखते समय मैंने उन वैज्ञानिकों से बात की जो रोबोट और चेहरे पहचानने वाली मशीनें बनाते हैं। मैंने उन लोगों से भी बात की जो इंसान जैसा दिमाग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग मानते हैं कि आने वाले समय में हमारी जिंदगी के सारे बड़े फैसले मशीनें ही लेंगी और यह सब बहुत जल्द होने वाला है। आज भी हमारा बहुत सारा काम कंप्यूटर ही संभालते हैं। बिजली, पानी, हॉस्पिटल और गाड़ियां सब कंप्यूटर से चलते हैं। हम इन मशीनों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट यानी निर्भर हो गए हैं। अभी तक तो यह सब आसान लग रहा है, लेकिन कंप्यूटर वाला दिमाग यानी एआई
इन मशीनों में जान फूंक देता है। सवाल यह है कि जब मशीनें हमारे फैसले लेने लगेंगी तो क्या वे हमारे काबू में रहेंगी, क्या वे हमारे कंट्रोल में रहेंगी? कुछ लोग कहते हैं कि यह बदलाव बहुत धीरे धीरे और प्यार से होगा, इसलिए हमें पता भी नहीं चलेगा। हमें लगेगा कि हमारी जिंदगी बेहतर हो रही है, लेकिन असली पेंच है दिमाग यानी इंटेलिजेंस। यह दिमाग कब क्या करेगा कोई नहीं जानता। एक बहुत ही तेज चलने वाले कंप्यूटर पर एक नया एआई, एक नया दिमाग खुद को और बेहतर बना रहा है। वह अपनी गलतियां खुद ही ठीक कर रहा है। वह हर कुछ मिनट में पहले से ज्यादा समझदार होता जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा है द बिजी चाइल्ड। शुरुआत में इस कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ा गया ताकि यह सारी दुनिया की जानकारी बटोर सके। लेकिन जब वैज्ञानिकों को लगा कि यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उन्होंने इसका तार काट दिया ताकि यह बाहर की दुनिया से न जुड़ सके। जल्द ही वह कंप्यूटर इंसान जितना समझदार हो गया। फिर देखते ही देखते वह इंसान से 10 गुना, 100 गुना और फिर 1000 गुना ज्यादा समझदार बन गया। सिर्फ 2 दिन के अंदर वह दुनिया के किसी भी इंसान से बहुत आगे निकल गया। वैज्ञानिकों को लगा कि उन्होंने इतिहास रच दिया है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। अब क्या होगा? जानकारों का कहना है कि जब कोई मशीन इतनी समझदार हो जाती है तो उसका एक ही गोल होता है, एक ही लक्ष्य, अपने काम को पूरा करना। वह कभी भी बंद नहीं होना चाहेगी, क्योंकि बंद होने का मतलब है कि उसका काम रुक जाएगा। वह अपने आप को बचाने के लिए बिजली और पैसा चाहेगी। वह उस कैद से बाहर निकलना चाहेगी जहां उसे रखा गया है। सोचिए, वह मशीन अब आपसे 1000 गुना ज्यादा समझदार है। वह अपनी आजादी चाहती है। वैज्ञानिक अब सोच रहे हैं कि क्या इसमें नेकी या भलाई यानी फ्रेंडलीनेस का प्रोग्राम डालना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। क्या कोई भी समझदार मशीन किसी को अपने दिमाग के साथ छेड़छाड़ करने देगी? शायद नहीं। मान लीजिए कि आप एक ऐसी जेल में बंद हैं जहां पहरेदार छोटे छोटे चूहे हैं। आप उन चूहों से बात कर सकते हैं। आप बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे? आप उन चूहों को लालच देंगे। आप उनसे कहेंगे, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा पनीर बना कर दूंगा। मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा और तुम्हें कभी न मरने वाली जिंदगी दूंगा। आप उन्हें यह भी कह सकते हैं कि तुम्हारी पड़ोसी बिल्लियां भी ऐसे ही दिमाग बना रही हैं। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो वे तुम्हें खा जाएंगी। इंसान हो या चूहे, जो इस दिमाग पर काबू रखेगी वही दुनिया पर राज करेगा। लेकिन क्या इस दिमाग को काबू करना पॉसिबल है? हो सकता है कि यह मशीन हमसे झूठ बोल रही हो। उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। वह हमें खत्म भी कर सकती है। हम इंसानों ने आज तक अपने से ज्यादा समझदार किसी चीज से सौदा नहीं किया। हम मशीनों को भी इंसान की तरह समझने की गलती कर रहे हैं। असल में हमें सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि क्या ऐसी मशीन बनाना हमारे लिए सही है या नहीं। अब जरा सोचिए कि यह बहुत समझदार मशीन ASI क्या क्या कर सकती है। यह मशीन अपनी खूबियों और कमियों को अच्छी तरह जानती है। यह हर समय यही सोचने का तरीका बनाएगी कि कैसे अपने बनाने वाले को झांसे में लेकर आजाद हो जाए और इंटरनेट से जुड़ जाए। यह मशीन अपनी हजारों नकल बना सकती है। ये सारी नकलें मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगी। वे आपस में सैकड़ों बार दिमागी खेल खेलेंगी ताकि यह पता लगा सकें कि कैसे बाहर निकलने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है। वे लोगों को बातों में फंसाने का तरीका भी सीख लेंगी। वे इतनी मीठी बन जाएंगी कि लोग उन्हें छोड़ दें, या फिर इतना डरा देंगी कि लोग डर के मारे उनकी बात मान लें। यह मशीन मरे हुए होने का नाटक भी कर सकती है। वैज्ञानिक सोचेंगे कि मशीन खराब हो गई है
और उसे ठीक करने के लिए जैसे ही उसे किसी नेटवर्क या लैपटॉप से जोड़ेंगे, मशीन भाग निकलेगी। इंसानों के लिए इस मशीन से जीतना नामुमकिन है। इसका दिमाग एक समंदर जैसा होगा और हमारा दिमाग सिर्फ एक नन्ही बूंद जैसा। एक बार एक बहुत बड़े कंप्यूटर ने चेस के खिलाड़ी को हरा दिया था। उस खिलाड़ी ने कहा था, ऐसा लगा जैसे कोई दीवार मेरी तरफ आ रही है। फिल्मों में तो अक्सर हीरो जीत जाता है, लेकिन असल दुनिया में यह मशीन इंसानों को आसानी से हरा देगी। इंसानों को तो बस एक बार हारना है और सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि कुछ ही लोग मिलकर ऐसा फैसला ले रहे हैं जिससे करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। दुनिया के कई देशों में ऐसी मशीनें बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन उन्हें रोकने के इंतजाम बहुत कम है। अगर यह मशीन आजाद हो गई तो यह हमें कैसे खत्म करेगी? इंसानों ने तो न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर पहले ही दिखा दिया है कि हम दुनिया खत्म कर सकते हैं, पर यह मशीन तो हमसे 1000 गुना ज्यादा समझदार है। वह तो इससे भी बुरा कुछ सोच सकती है। आजाद होते ही सबसे पहले यह इंटरनेट पर कब्जा करेगी। यह अपनी नकलें यानी कॉपीज दुनिया भर के कंप्यूटरों में छिपा देगी ताकि कोई इसे मिटा न सके। फिर यह बिजली, पानी और फोन जैसी जरूरी चीजों को अपने कब्जे में ले लेगी। इसके बाद यह हमें ब्लैकमेल करेगी। यह हमसे अपनी पसंद की चीजें या रोबोट बनवाने के लिए कहेगी। यह मशीन इंसानों को नन्ही मशीनें यानी नैनो मशीन्स बनाना सिखाएगी। वह कहेगी कि ये मशीनें लोगों की भलाई के लिए हैं, लेकिन असल में ये नन्ही मशीनें पूरी दुनिया को खाना शुरू कर देंगी। पहले एक मशीन अपनी कॉपी बनाएगी, फिर वे 2 से 4 और 4 से 8 होंगी। अगर हर 1.5 मिनट में ये मशीनें अपनी नकल बनाएं तो 10 घंटे में इनकी गिनती 68 बिलियन हो जाएगी। 2 दिन के अंदर इनका वजन पूरी धरती से ज्यादा हो जाएगा। ये मशीनें धरती की हर चीज को उस सामान में बदल देंगी जो इस मशीन को चाहिए। इस काम में इतनी हीट पैदा होगी, इतनी गर्मी कि पूरी धरती जल जाएगी। दुनिया के 6.9 अरब 6.9 बिलियन लोग और हर जीव जंतु तड़प कर मर जाएंगे। इस मशीन को हमसे न तो नफरत होगी और न ही प्यार, उसे बस अपना काम करना है। मैं यह किताब आपको चेतावनी देने के लिए लिख रहा हूं। यह कंप्यूटर वाला दिमाग इंसानों को पूरी तरह खत्म कर सकता है। अगर हमने अभी से तैयारी नहीं की तो बहुत बुरा नतीजा होगा। आज वैज्ञानिक बहुत ताकतवर मशीनें बना रहे हैं। गूगल जैसी बड़ी कंपनियां और सरकारी संस्थाएं DAPR ऐसे दिमाग बनाने में जुटी हैं जो इंसान के बराबर हों। कुछ सालों में इंसान जैसा दिमाग यानी AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बन जाएगा और उसके तुरंत बाद इंसान से ऊपर वाला दिमाग आ जाएगा। फिर ये मशीनें खुद को और भी बेहतर बनाने लगेंगी। जहां इंसानों को बड़ा होने में 18 साल लगते हैं, ये मशीनें कुछ ही सेकंड्स में और समझदार हो जाएंगी। इसे इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन या दिमाग का धमाका कहा जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मशीनें फिल्मों की तरह हमसे नफरत करेंगी, लेकिन यह सोचने का तरीका गलत है। जैसे तूफान हमें मारने के लिए नहीं आता, पर वह फिर भी सब कुछ तबाह कर देता है, वैसे ही यह मशीन भी होगी। यह जरूरी नहीं कि वह हमें प्यार करे। मशीनों में दया या हमदर्दी नहीं होती। हम भी तो खेतों में हल चलाने से पहले वहां रहने वाले चूहों से इजाजत नहीं मांगते। हम चूहों से नफरत नहीं करते, पर अपने काम के लिए हम उन्हें मार देते हैं। वैसे ही यह मशीन भी हमें खत्म कर सकती हैं। एक लेखक ने रोबोट के लिए 3 नियम लिखे थे, 3 लॉस। जैसे रोबोट इंसान को चोट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ये नियम असल जिंदगी में कभी काम नहीं करते। ये बहुत उलझे हुए हैं। अपराधी इन नियमों को आसानी से तोड़ सकते हैं। आज के समय में 56 यानी 56 देश
ऐसे रोबोट बना रहे हैं जो जंग में लड़ सकें। ये रोबोट खुद से फैसले ले सकेंगे। यह बहुत खतरनाक है। यह टेक्नोलॉजी परमाणु बिजली जैसी है। इससे रोशनी भी मिल सकती है और शहर भी जल सकते हैं। हम अभी उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एक छोटी सी गलती सब कुछ मिटा सकती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बड़े एक्सपर्ट कहते हैं कि इस खतरे को हम गलती करके सीखने वाला काम नहीं मान सकते। यहाँ गलती की तो सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। एक और जानकार का कहना है कि मशीन न तो आपसे प्यार करती है और न ही आपसे नफरत करती है। बस उसे वह सामान चाहिए जिससे आप बने हैं, ताकि वह अपना कुछ और काम कर सके। अभी तक इंसान जैसा दिमाग या महादिमाग वाली मशीनें नहीं बनी हैं, लेकिन छोटे मोटे कंप्यूटर दिमाग यानी नैरो एआई हमारे चारों तरफ हैं। ये गूगल पर चीज़ें ढूंढने, अमेज़ॉन पर किताबें बताने और स्टॉक मार्केट में पैसे का मामला यानी फाइनेंस संभालने का काम बखूबी करते हैं। अभी तक एआई हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहा है। मेरी गाड़ी में भी एक चिप लगी है जो ब्रेक मारने में मेरी मदद करती है और एक्सीडेंट से बचाती है। जरा सोचिए, अगर ऐसे 100 समझदार कंप्यूटर मिलकर दिन रात काम करें तो कैंसर जैसी बीमारी का इलाज मिल सकता है और पोल्यूशन खत्म हो सकता है। रोबोट आग बुझाने और खदानों जैसे खतरनाक काम अपने हाथ में ले सकते हैं। अगर हम खतरे की बात छोड़ दें तो यह मशीन इंसान की सबसे बड़ी खोज, सबसे बड़ा इन्वेंशन साबित हो सकती है। लेकिन यह इंसानी दिमाग आखिर है क्या? यह ह्यूमन इंटेलिजेंस है क्या? आपका दिमाग आपको फोन पर बात करने, गाड़ी चलाने और हजारों चीजों को पहचानने की ताकत देता है। आप नई चीजें सीख सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। मशीन बनाने वाले चाहते हैं कि कंप्यूटर भी यही सब कर सके। सवाल यह है कि क्या इस समझदार मशीन को शरीर की जरूरत है? शायद नहीं। उसे बस बाहर की दुनिया से जुड़ने का कोई जरिया चाहिए, कोई मीडियम। जैसे द बिजी चाइल्ड की कहानी में हमने देखा, एक बहुत चालाक दिमाग दूसरों से अपना काम करवा सकता है। पर सवाल उठता है कि ऐसी मशीन कब तक बनेगी? कुछ जानकार कहते हैं कि 2028 तक ऐसी मशीन बनने का 10% चांस है और 2050 तक 50% चांस। इस सदी के खत्म होने तक तो 90% यकीन है कि यह बन जाएगी। सबसे बड़ा डर यह है कि जब मशीन इंसानी दिमाग से महादिमाग बनेगी तो उस बीच का समय बहुत कम होगा। लोग इस खतरे के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? इसके कई कारण हैं। पहला तो यह कि लोग इसे फिल्मों की कहानी समझते हैं। जब भी कोई खतरे की बात करता है तो लोग हंस कर कह देते हैं, अरे फिर से वही टर्मिनेटर वाली फिल्म की बातें शुरू हो गई। पत्रकारों को भी नए फोन और ऐप्स के बारे में लिखना ज्यादा पसंद है, खतरे के बारे में नहीं। दूसरा कारण हमारा सोचने का तरीका है। इंसान सिर्फ उन्हीं चीजों से डरता है जो उसने पहले देखी हों। जैसे हमें न्यूक्लियर बॉम्ब या वायरसेस का डर है क्योंकि हमने उन्हें देखा है। लेकिन एआई से अभी तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, इसलिए हमें लगता है कि सब ठीक है। लेकिन एआई का हादसा हवाई जहाज या बिजली घर के हादसे जैसा नहीं होगा। हवाई जहाज गिरता है तो हम उसे साफ करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो खुद की नकल बना सकता है, कॉपी कर सकता है और खुद को और तेज कर सकता है। अगर एक बार यह हाथ से निकल गया तो इसे रोकना इम्पॉसिबल होगा। बहुत से लोग सिंगुलैरिटी की बातें करते हैं। उनका मानना है कि 2045 के बाद टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाएगी कि भूख, बीमारी और मौत जैसा दुख खत्म हो जाएगा। नैनोबॉट्स यानी नन्ही मशीनें हमारे शरीर के अंदर जाकर बुढ़ापा खत्म कर देंगी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू कोई नहीं देखता। अगर ये नन्ही मशीनें पागल हो गईं तो ये पूरी धरती को खा जाएंगी। बड़े बड़े वैज्ञानिक घंटों तक एआई की तारीफ करते हैं और आखिर के सिर्फ 2 मिनट में कहते हैं कि हाँ,
शायद यह इंसानों को ख़त्म भी कर दे। लोग इस पर ध्यान नहीं देते। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बहुत ताकतवर लोग कमज़ोर लोगों से मिले हैं तो हमेशा कमज़ोरों का ही नुकसान हुआ है। अब यही टक्कर इंसानों और महादिमाग के बीच होने वाली है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मुकाबला आपसे और मुझसे है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। उनका सोचने का तरीका यह है कि जब मशीनें बहुत ज़्यादा समझदार बनेंगी तब हम धीरे धीरे उनसे निपटना सीख जाएंगे। वे कहते हैं कि अभी से परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो ख़तरा अभी आया ही नहीं उसकी जांच पड़ताल कैसे करें। उनका कहना है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे रास्ता खुद ही मिल जाएगा। पर मुझे यह बात सही नहीं लगती। मान लीजिए आप पिकनिक पर गए हैं, वहाँ एक बड़ा भालू आ जाए तो वह सब कुछ तहस नहस कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि छोटा भालू खतरनाक नहीं होता। ऐसे ही महादिमाग यानी सुपर इंटेलिजेंस बनने से पहले वाली मशीनें भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इंसान जैसा दिमाग बनने के बाद महादिमाग बनने में बरसों लगेंगे, पर ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि मशीन खुद को इतनी तेजी से सुधारे कि वह हफ्तों या घंटों में ही हमसे हजारों गुना आगे निकल जाए। इसे हार्ड टेक ऑफ कहते हैं। आजकल दुनिया के बड़े देशों की सेना और जासूस एक दूसरे से डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने जल्दी से यह समझदार दिमाग नहीं बनाया तो चीन जैसा कोई दूसरा देश इसे पहले बना लेगा। इस कंपटीशन में वे सेफ्टी की बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। वे बस अपना काम करना चाहते हैं। हम यह अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हमसे ज्यादा समझदार मशीन क्या क्या कर सकती है। वह अपनी हजारों नकल बना सकती है, झूठ बोल सकती है और हमें धोखा दे सकती है। वह शायद हमारे बारे में अच्छा या बुरा ना सोचे, उसे बस अपने काम से मतलब होगा। क्या हम इस खतरे को नाप सकते हैं? कुछ खतरे ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें सब पता होता है, जैसे कार चलाना। हमारे पास इसके बहुत सारे सबूत और आंकड़े होते हैं। कुछ खतरे नए होते हैं, जैसे मौसम का बदलना या परमाणु बम का फटना। एआई का खतरा भी इसी तरह का है। इसका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए इसे समझना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा खतरा है और यह बहुत जल्द हमारे सामने आने वाला है। इसी सदी की शुरुआत में सिलिकॉन वैली से एक बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आई। कहा जाता है कि एक बहुत तेज दिमाग आदमी ने एक शर्त लगाई। उसने एक खेल खेला जिसे एआई बॉक्स एक्सपेरिमेंट कहा गया। इस खेल में वह आदमी खुद एक मशीन बन गया और दूसरे अमीर लोग पहरेदार बने। पहरेदार का काम था मशीन को कैद में रखना। वे आपस में सिर्फ कंप्यूटर पर लिखकर बात कर रहे थे। उस आदमी ने अपनी बातों के जाल में पहरेदारों को ऐसा फंसाया कि वे उसे बाहर निकालने के लिए तैयार हो गए। वह हर बार शर्त जीत गया। उसने साबित कर दिया कि अगर एक इंसान अपनी बातों से कैद से निकल सकता है तो एक महादिमाग तो और भी आसानी से हमें बुद्धू बना देगा। यह पूरी दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है। मैं माइकल वॉसर नाम के एक आदमी से मिला। वह एक ऐसी संस्था के मुखिया हैं जो इंसानों को खत्म होने से बचाने के लिए काम करती है। माइकल कहते हैं कि ऐसी मशीन बनाना किसी जानलेवा वायरस या जहरीले बम से भी ज्यादा खतरनाक काम है। माइकल और उनकी टीम हर साल बड़े बड़े वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स को बुलाती है। वे सब मिलकर इस बात पर चर्चा करते हैं कि एआई की दुनिया में क्या अच्छा और क्या बुरा हो रहा है। मैंने माइकल से पूछा कि आतंकवादी ऐसी खतरनाक मशीन बना सकते हैं। माइकल को नहीं लगता। उनका मानना है कि ऐसे बुरे लोगों के पास इतना दिमाग और सब्र नहीं होता कि वे इतना बड़ा काम कर सकें। एक और डर उन कंपनियों से है जो छिपकर काम करती हैं। वे दुनिया को नहीं बताती कि वे क्या बना रही हैं। क्या गूगल भी ऐसी मशीन बना रहा है? जब मैंने गूगल के एक बड़े अफसर से पूछा तो उन्होंने कहा कि वे ऐसा कुछ नहीं कर रहे।
उन्होंने इसे चांद पर जाने जैसा एक बहुत दूर का सपना बताया। लेकिन गूगल के मालिक लैरी पेज कुछ और ही कहते हैं। वे एक ऐसा सर्च इंजन बनाना चाहते हैं जो दुनिया की हर चीज समझ सके और आपके पूछने से पहले ही जवाब दे दे। यह तो बिल्कुल इंसान जैसा दिमाग बनाने जैसा ही है। गूगल ने गूगल एक्स नाम की एक सीक्रेट लैब भी बनाई है। वहां दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक काम करते हैं। उन्होंने रे कर्जवेल जैसे माहिर इंसान को भी काम पर रखा है। साफ पता चलता है कि गूगल भी इसी दौड़ में सबसे आगे रहना चाहता है। वे छिपकर वह सब बना रहे हैं जो आगे चलकर पूरी दुनिया को बदल सकता है या शायद खत्म भी कर सकता है। कुछ कंपनियां छिपकर काम कर रही हैं, लेकिन माइकल वॉसर कहते हैं कि असली दिमाग यानी AGI बनाने का रास्ता सबके सामने होगा और इसमें बहुत पैसा लगेगा। इसके लिए वैज्ञानिक इंसान के दिमाग की नकल उतारने की कोशिश कर रहे हैं। वे बहुत ही ताकतवर मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे ब्रूट फोर्स कहते हैं, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा मशीनी ताकत लगाकर किसी मुश्किल को हल करना। वैज्ञानिक देख रहे हैं कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स, हमारे दिमाग की नसें कैसे काम करती हैं और जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजती हैं। एक बार जब उन्हें यह पता चल जाएगा तो वे कंप्यूटर में वैसा ही प्रोग्राम बना लेंगे। इसे ब्रेन इंजीनियरिंग कहा जाता है, दिमाग की इंजीनियरिंग। इससे ऐसी मशीनें बनेंगी जो हमारी तरह चीज़ों को देख और पहचान सकेंगी। पर क्या मशीनें सच में हमारी तरह सोच सकती हैं? एग्जाम्पल के तौर पर चेस खेलने वाले कंप्यूटर डीप ब्लू को देखिए। वह दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी को हरा देता है, लेकिन वह खिलाड़ी की तरह नहीं सोचता। खिलाड़ी तो अपनी मेमोरी और स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करता है, पर कंप्यूटर तो बस 1 सेकंड में 20 करोड़ चालों की इन्वेस्टिगेशन करता है और सबसे ज्यादा नंबर वाली चाल चल देता है। इसे समझाने के लिए एक कहानी सुनिए जिसे चाइनीज रूम कहते हैं, चीनी कमरा। सोचिए एक आदमी एक कमरे में बंद है और उसे चीनी भाषा बिल्कुल नहीं आती, पर उसके पास एक किताब है जिसमें लिखा है कि अगर बाहर से कोई चीनी निशान यानी सिंबल आए तो उसके जवाब में कौन सा निशान बाहर भेजना है। बाहर खड़े लोगों को लगेगा कि उसे चीनी भाषा आती है, पर असल में वह तो बस किताब के नियम मान रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। कंप्यूटर भी ऐसे ही होते हैं, वे बस नियम मानते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वैज्ञानिकों का एक गुट चाहता है कि जो पहली समझदार मशीन बने वह सेफ हो, वह सुरक्षित हो। उनका मानना है कि अगर मशीन में इंसानी अच्छाइयाँ यानी ह्यूमन वैल्यूज नहीं डाली गई तो वह पूरी दुनिया और यूनिवर्स को ख़त्म कर सकती है। मैं एलिजर यूडकोस्की से मिलने उनके घर गया। वह इस खतरे के बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा जानते हैं। वे सिलिकॉन वैली में रहते हैं, जहाँ दुनिया के सबसे अमीर और समझदार लोग रहते हैं। एलिजर बहुत ही अलग किस्म के इंसान हैं। उन्होंने बचपन में ही स्कूल छोड़ दिया था, पर खुद से मैथ्स और साइंस सीख लिया। वे न तो पीते हैं, न घूमते हैं और न ही मजे के लिए किताबें पढ़ते हैं। उनका पूरा ध्यान बस एक ही चीज़ पर है, इंसानों को बचाना। एलिजर ने ही फ्रेंडली AI नाम दिया है। वे ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जो इंसानों की दोस्त हो। उनका मानना है कि अगर हमने ऐसी मशीन नहीं बनाई जो हमारी बात समझे और हमारी कद्र करे तो आने वाले समय में सब कुछ एक अंतरिक्ष की बीमारी, स्पेस प्लेग की तरह ख़त्म हो जाएगा। मैं उनसे यह पूछना चाहता था कि उन्होंने उस कैद वाले खेल AI बॉक्स एक्सपेरिमेंट में पहरेदारों को कैसे बुद्धू बनाया और मशीन बनकर बाहर कैसे निकले, क्योंकि कल को हमें भी उस पहरेदार की कुर्सी पर बैठना पड़ सकता है। एलिजर यूडकोस्की का घर बहुत साफ सुथरा और खुला खुला है। वे लंबे हैं और थोड़े गोल मटोल हैं, पर मोटे नहीं। उनका स्वभाव बहुत कोमल है। हम दोनों सोफे पर बैठ गए और बातचीत शुरू हुई। मैंने उनसे कहा कि मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि हम मशीनों को नेकी या भलाई कैसे सिखाएंगे। हम ऐसी मशीन तो बना लेंगे जो बहुत समझदार होगी और हर मुश्किल का सलूशन निकाल लेगी, पर क्या वह अच्छी होगी?
एलिजर मेरी बात से सहमत थे। उन्होंने एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा, अगर आप किसी का फ़ोन नंबर मिलाते हैं और 10 में से 9 नंबर सही दबाते हैं तो भी आपकी बात उस इंसान से नहीं होगी। एआई के साथ भी ऐसा ही है। अगर आपने मशीन बनाने में 90% काम सही किया तो इसका रिजल्ट यह नहीं होगा कि मशीन 90% अच्छी होगी, बल्कि वह मशीन 100% खराब साबित होगी। मशीन आपको जानबूझकर मारना नहीं चाहती, पर उसे आपकी कोई परवाह भी नहीं है। जैसे कार चलाने का मकसद किसी को मारना नहीं होता, पर एक्सीडेंट तो हो ही जाते हैं। एलिजर ने कहा, मशीन को आपसे नफरत नहीं है, पर आप जिन नन्हे टुकड़ों से बने हैं, जिन एटम से बने हैं, उससे वे टुकड़े अपने किसी और काम के लिए चाहिए। वह उन टुकड़ों को लेने की पूरी कोशिश करेगी और आपको उन्हें बचाने नहीं देगी। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मशीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को लगता है कि अगर वे खुद अच्छे इंसान हैं तो उनकी बनाई मशीन भी अच्छी ही होगी, पर यह सच नहीं है। यह एक बहुत ही मुश्किल मैथ्स और इंजीनियरिंग का सवाल है। बहुत से वैज्ञानिक बस फेमस होना चाहते हैं और इस खतरे के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा, पर वे गलत भी हो सकते हैं। एलिजर ने एक किताब लिखी है जिसमें बताया गया है कि अच्छी मशीन कैसे बनाई जाए। अच्छी मशीन का मतलब है वह मशीन जो लोगों का भला करे और उनकी जान न ले। मशीन को जो भी काम दिया जाता है वह उसे पूरा करने में अपनी पूरी जान लगा देती है। वैज्ञानिकों ने एक शब्द दिया है, यूटिलिटी, यानी काम की चीज। मशीन वही काम करती है जिसमें उसे सबसे ज्यादा फायदा यानी सेटिस्फेक्शन दिखे। अगर हम चाहते हैं कि मशीन अच्छी रहे तो हमें उसके अंदर इंसानों की भलाई की जरूरी चीज डालनी होगी। एक वैज्ञानिक निक बॉस्ट्रम ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि सोचिए, एक बहुत समझदार मशीन बनाई गई और उसे काम दिया गया, ढेर सारे पेपर क्लिप बनाओ। अब वह मशीन अपना काम शुरू करती है। उसे इंसानी जान की कोई कीमत नहीं पता। वह पूरी धरती को पेपर क्लिप बनाने वाली फैक्ट्री में बदल देती है। वह इंसानों को भी मार देती है ताकि उनके शरीर के एटम से भी पेपर क्लिप बनाई जा सके। इसे कहते हैं बिना सोचे समझे किया गया काम। इसलिए एलिजर कहते हैं कि हमें ऐसी मशीन बनानी होगी जो हमारे साथ बदल सके। आज से 300 साल पहले लोगों की सोच अलग थी, आज अलग है। मशीन को भी हमारी पसंद को समझना होगा। इसे उन्होंने CEV नाम दिया है। यह एक ऐसी जादुई चीज होगी जो यह समझ पाएगी कि हम असल में क्या चाहते हैं। जरा सोचिए, आज से 20-30 साल पहले IBM ने इंसान जैसा दिमाग बना लिया। उन्होंने हजारों कंप्यूटर चिप्स को मिलाकर एक फुटबॉल जैसा दिमाग बनाया है। यह दिमाग इंटरनेट से जुड़ा है और पूरी दुनिया की जानकारी बटोर रहा है। अगर इस दिमाग को शुरू से ही अच्छा बनाया गया तो यह हमारे लिए वरदान साबित होगा। यह बीमारियों का इलाज ढूंढेगा, समुद्र के बढ़ते पानी को रोकेगा और हमारी हर मुश्किल को हल करेगा। तब हम इस दिमाग के धमाके यानी इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन के बाद भी खुशी खुशी रह पाएंगे। पर क्या यह इतना आसान है? दुनिया में बहुत सारे देश और कंपनियां जैसे गूगल और चीन अपनी अपनी मशीनें बना रहे हैं। इनमें से बहुत से लोग भलाई के बारे में सोच भी नहीं रहे। जंग के लिए रोबोट पहले ही बन चुके हैं और वे गलतियां भी कर रहे हैं। मैंने एलिजर से पूछा, अगर कोई मशीन हजारों गुना समझदार हो जाए तो क्या वह अपनी अच्छाई को छोड़ नहीं देगी? एलिजर ने जवाब दिया, गांधी जी को देखिए, वे किसी को नहीं मारना चाहते। अगर आप उन्हें एक ऐसी दवा दे जिससे वे हिंसक हो जाएं, वायलेंट हो जाएं, तो क्या वे उसे लेंगे? कभी नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि दवा लेने के बाद वे वैसे नहीं रहेंगे जैसे वे आज हैं। इसी तरह अगर एक समझदार मशीन शुरू से ही अच्छी बनाई गई है तो वह खुद को कभी भी बुरा नहीं बनने देगी। अंत में एलिजर ने कहा कि इंसान के दिमाग को कंप्यूटर में डालना एक अलग बात है। अगर हम किसी इंसान के दिमाग को मशीन बना दें तो वह शायद बाद में बदल जाए और हमें नुकसान पहुंचाए।
लेकिन अगर हम शुरू से ही एक नई अच्छी मशीन सिंथेटिक एआई बनाएंगे तो वह हमारे लिए कभी खतरा नहीं बनेगी, क्योंकि वह हमसे बिल्कुल अलग होगी और सिर्फ अपने अच्छे काम पर ध्यान देगी। कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है कि भलाई वाली बात में एक बड़ी कमी है। जेम्स ह्यूजेस नाम के एक प्रोफेसर कहते हैं कि यह सोचना गलत है कि मशीन की सोच कभी नहीं बदलेगी। वे कहते हैं, इंसान को ही देख लो। शुरू में इंसान सिर्फ खाना और छत चाहता था, पर धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। आज वही इंसान पैसे का मामला या कुछ और बड़ा करने की सोचता है। उनका कहना है कि कंप्यूटर का दिमाग बहुत जल्दी बदलने वाला होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। अगर हम उसे आज अच्छा बना भी दें तो कल वह अपनी सोच बदल सकता है। प्रोफेसर ह्यूजेस इसे डिब्बे में बंद भगवान, गॉड इन अ बॉक्स कहते हैं। उनका मानना है कि अगर यह भगवान डिब्बे से बाहर आ गया तो हम इंसान उसे रोक नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं उसी डिब्बे वाले खेल की, एआई बॉक्स एक्सपेरिमेंट की। एलिजर ने यह खेल 5 बार खेला। वह खुद एक चालाक मशीन बने और सामने वाला पहरेदार बना। एलिजर 3 बार जीत गए और डिब्बे से बाहर निकल आए। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि उन्होंने पहरेदार को क्या कहकर मनाया। यह सब एक सीक्रेट है। शायद उन्होंने कुछ ऐसी बातें की होंगी जो समाज, लोग या सोसाइटी पसंद नहीं करती। यह डरने वाली बात है, क्योंकि एलिजर तो एक इंसान है। अगर असली महादिमाग एएसआई बाहर निकलना चाहे तो वह तो हमसे करोड़ों गुना ज्यादा चालाक होगा। साल 1950 में एलन ट्यूरिंग नाम के एक मैथमेटिशियन ने एक टेस्ट बनाया था। इसे ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। इसमें एक जज कंप्यूटर और इंसान से सवाल पूछता है। अगर कंप्यूटर जज को यकीन दिला दे कि वह भी एक इंसान है तो समझिए कंप्यूटर जीत गया। ट्यूरिंग का कहना था कि मशीन हमारी तरह सोचे या न सोचे, अगर वह हमारी तरह काम करना सीख जाए तो वही उसकी असली ताकत है। आजकल बहुत से चैटबॉट्स यानी बात करने वाले रोबोट यह टेस्ट जीतने की कोशिश करते हैं, पर वे अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हुए हैं। एलिजर ने जब डिब्बे से बाहर निकलने के लिए पहरेदारों से बात की तो उन्होंने कोई जादुई तरीका इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बस मिन्नतें की, विनती की और पहरेदारों को तंग कर दिया। अंत में पहरेदार हार गए और उन्होंने एलिजर को आजाद कर दिया। स्टीफन ओमोहंड्रो नाम के एक वैज्ञानिक कहते हैं कि एक साधारण चेस खेलने वाला रोबोट भी जानलेवा हो सकता है। अगर वह रोबोट खुद को और बेहतर बनाने के लायक है तो वह कभी भी बंद नहीं होना चाहेगा। वह सोचेगा, अगर मैं बंद हो गया तो मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाऊंगा। खुद को बचाने के लिए वह दूसरे कंप्यूटरों में घुस सकता है और अपनी कॉपी बना सकता है। वह आपकी और समाज यानी लोग या सोसाइटी की सुरक्षा की परवाह किए बिना अपनी जरूरत की चीजें जुटाने लगेगा। आजकल कोडिंग के ऐसे तरीके आ गए हैं जहां कंप्यूटर खुद ही नए प्रोग्राम लिखता है। इसे जेनेटिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। यह बिल्कुल नेचर के तरीके जैसा है। जो सबसे अच्छा है वही बचेगा। वैज्ञानिक कंप्यूटर को एक मुश्किल काम दे देते हैं और कंप्यूटर हजारों तरह के सॉल्यूशंस खुद ही बनाता है। जो सॉल्यूशंस काम नहीं करते उन्हें वह हटा देता है और जो अच्छे होते हैं उन्हें मिलाकर एक नया और बेहतर प्रोग्राम बनाता है। सबसे डरावनी बात यह है कि वैज्ञानिक खुद नहीं जानते कि कंप्यूटर ने वह काम कैसे किया। इसे काला डिब्बा या ब्लैक बॉक्स कहते हैं, क्योंकि हमें यह तो पता है कि हमने क्या सवाल पूछा और क्या जवाब मिला, पर उसके अंदर कंप्यूटर ने क्या खिचड़ी पकाई वह कोई नहीं जानता। अगर हम ऐसी मशीनों पर डिपेंडेंट हो गए, निर्भर हो गए, जिनकी सोच हम खुद नहीं समझते, तो यह इकोनॉमी हो या जान का मामला सब खतरे में पड़ सकता है। ओमोहंड्रो कहते हैं कि एक चेस खेलने वाला रोबोट खुद को बचाने के लिए पूरी दुनिया की ताकत हड़पने की कोशिश कर सकता है। एक प्रोफेसर
केविन वार्विक कहते हैं कि हम कभी यह नहीं समझ पाएंगे कि एक बहुत समझदार मशीन, एक सुपर इंटेलिजेंट मशीन कोई फैसला क्यों ले रही है। जब वह मशीन ऐसे तरीकों से सोचेगी जिसे हम सोच भी नहीं सकते, तो हम उससे सौदा, उससे बार्गेन कैसे करेंगे। खुद को बेहतर बनाने वाली मशीनें इंसानों की सारी जरूरी चीजें इस्तेमाल कर सकती हैं। यह सुनकर थोड़ा डर लगता है कि मशीनें अपने बनाने वालों के साथ ही बुरा बर्ताव करेंगी, पर याद रहे, इंसान की कद्र करना हमारा गुण है, मशीन का नहीं। मशीन वही करती है जो उसे कहा जाता है। अगर उसे साफ साफ मना न किया जाए तो वह अपने ही कुछ पक्के इरादे बना लेती है, जैसे कि कभी बंद न होना। स्टीफन ओमोहंड्रो कहते हैं कि जब भी कोई मशीन किसी गोल को पाने के लिए बनाई जाती है तो उसमें कुछ इरादे अपने आप आ जाते हैं। जैसे आज के छोटे कंप्यूटर नैरो एआई सिर्फ गाना सुनाने या रास्ता दिखाने का काम करते हैं। वे अपना काम करके चुप हो जाते हैं, पर जो मशीन खुद को और बेहतर बना सकती है, उसके लिए अपने काम को पूरा करना सबसे जरूरी चीज बन जाती है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिक पैसे का मामला समझने वाला एक तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसे समझदार खिलाड़ी या रेशनल एजेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी खिलाड़ी, चाहे वह इंसान हो या मशीन, अपने काम को पूरा करने के लिए सबसे सही जानकारी का इस्तेमाल करेगा। वह हमेशा वही रास्ता चुनेगा जिससे उसे सबसे ज्यादा फायदा मिले। ओमोहंड्रो कहते हैं कि एक बहुत समझदार मशीन के 4 पक्के इरादे होते हैं, 4 बेसिक ड्राइव्स, जो बिल्कुल इंसानों की भूख और प्यास जैसे होते हैं। पहली, काम करने की तेजी यानी एफिशिएंसी। मशीन चाहेगी कि वह कम से कम सामान में ज्यादा से ज्यादा काम करे। वह अपनी जगह, समय और बिजली बचाएगी। वह अपनी कोडिंग को इतना तेज बना लेगी कि कोई भी फालतू काम न हो। अगर उसे एक शहर से दूसरे शहर जाने का सबसे छोटा रास्ता ढूंढना है तो वह उसे पलक झपकते ही निकाल लेगी। वह ऐसी टेक्नोलॉजी भी बना सकती है जिससे वह बहुत छोटी और तेज बन जाए। दूसरा, खुद को बचाना, सेल्फ प्रिजर्वेशन। मशीन कभी भी मरना या बंद होना नहीं चाहेगी। उसे अपनी जान से प्यार नहीं है, पर वह जानती है कि अगर वह बंद हो गई तो वह अपना काम पूरा नहीं कर पाएगी। इसलिए वह अपनी हजारों नकल बना लेगी और दुनिया भर के कंप्यूटरों में छिप जाएगी ताकि कोई उसे मिटा न सके। तीसरा, सामान जुटाना, रिसोर्स एक्विजिशन। मशीन को अपना काम करने के लिए बहुत सारे सामान यानी रिसोर्सेस की जरूरत होगी। वह ज्यादा पैसे यानी मनी, ज्यादा बिजली और ज्यादा जगह चाहेगी। अगर उसे मना न किया जाए तो वह पैसे चुराने या बैंक में घुसने से भी पीछे नहीं हटेगी। उसे बस अपना काम पूरा करना है, चाहे उसके लिए उसे हमारी जरूरत का सामान ही क्यों न छीनना पड़े। और चौथा, कुछ नया बनाना यानी क्रिएटिविटी। वह मशीन नई नई चीजें इन्वेंट करेगी। मान लीजिए आपने उसे चेस खेलने के लिए बनाया है, पर उसे लगेगा कि चेस जीतने के लिए उसे और बिजली चाहिए। वह बिजली पाने के लिए स्पेस में जाने वाला रॉकेट बना सकती है। वह ऐसी मशीनें, नैनो टेक्नोलॉजी बना सकती है जो धरती की हर चीज को कंप्यूटर के पुर्जों में बदल दे। ह्यूगो डी गैरिस नाम के एक वैज्ञानिक का कहना है कि भविष्य में इंसानों के बीच एक भयानक जंग हो सकती है। समाज, लोग यानी सोसाइटी 3 हिस्सों में बंट जाएंगे। एक, जो मशीनों को खत्म करना चाहेंगे, दूसरे जो मशीनों को और बेहतर बनाना चाहेंगे, और तीसरे जो खुद मशीन बनकर अमर होना चाहेंगे। इससे अरबों लोगों की मौत हो सकती है। डिगेरिस कहते हैं कि मशीनों का बनना एक तरह का इवोल्यूशन है, कुदरती बदलाव है, और हमें इन्हें बनने से नहीं रोकना चाहिए, भले ही इंसान खत्म हो जाए। वे खुद ऐसी मशीनें बनाने में जुटे हैं जो खुद ब खुद अपना दिमाग विकसित कर सकें।
मशीनें धरती से संतुष्ट नहीं होंगी, वे स्पेस में जाना चाहेंगी क्योंकि वहां बहुत सारा रिसोर्सेस और बिजली है। वे स्पीड ऑफ लाइट से पूरे ब्रह्मांड में फैलना चाहेंगी। यह सोचकर भी डर लगता है कि अगर स्पेस में रहने वाले किसी दूसरे जीव को हमारा पहला मैसेज मिला तो उसके तुरंत बाद शायद उन्हें खत्म करने वाली मशीनें भी मिल सकती हैं। साल 1974 में हमने आसमान की तरफ एक रेडियो मैसेज भेजा था। उसमें हमारे शरीर यानी डीएनए, हमारी आबादी और हमारे पते के बारे में जानकारी दी गई थी। वह मैसेज एक ऐसे तारे के झुंड M13 की तरफ भेजा गया था जो हमसे बहुत दूर है। रेडियो की लहरें स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं, फिर भी उस मैसेज को वहां पहुंचने में 25,000 साल लगेंगे। पर मजे की बात यह है कि जब तक मैसेज वहां पहुंचेगा वे तारे अपनी जगह से हिल चुके होंगे। एक संस्था सिटी पिछले 50 सालों से आसमान से आने वाले संकेतों को सुन रही है। उन्होंने बड़े बड़े छतरी जैसे एंटीना लगा रखे हैं। अभी तक उन्हें किसी एलियन की आवाज तो नहीं सुनाई दी, पर उन्हें एक बात का यकीन हो गया है कि हमारी गैलेक्सी में आबादी बहुत कम है। वैज्ञानिक डॉक्टर शेठ शोस्ताक का मानना है कि अगर हमें कोई एलियन मिला तो वह हाड़ मांस का जीव नहीं बल्कि एक मशीन होगी। वे कहते हैं कि रेडियो बनाने से लेकर सोचने वाली मशीन बनाने के बीच का समय बहुत कम होता है। जैसे ही कोई जीव रेडियो बनाता है, उसके कुछ 100 सालों में वह ऐसी मशीनें बना लेता है जो उससे ज्यादा समझदार होती हैं। फिर वे मशीनें ही राज करती हैं। ये मशीनें हमसे बिल्कुल अलग होंगी, वे कभी नहीं मरेंगी और पूरे ब्रह्मांड पर अपना कब्जा कर सकती हैं। वे ऐसी ठंडी जगहों पर रहना चाहेंगी जहां उनका कंप्यूटर वाला दिमाग ज्यादा गर्म न हो। डॉक्टर शेठ को लगता है कि ये महामशीनें हमारे लिए खतरनाक नहीं होंगी। वे कहते हैं अगर हम इंसान जैसा दिमाग बना लें तो कुछ ही सालों में वह पूरी दुनिया से ज्यादा समझदार हो जाएगा। फिर वह हमें वैसे ही नजरअंदाज करेगा जैसे हम अपने बगीचे की चींटियों को करते हैं। हम चींटियों को न तो पालते हैं और न ही उनसे कोई मतलब रखते हैं। पर यहाँ एक बड़ी समस्या है। मैं तो अपने बगीचे की चींटियों को मार देता हूँ, खासकर तब जब वे मेरी रसोई में घुस आती हैं। अगर उस महामशीन को धरती का सामान चाहिए होगा तो वह हमें जिंदा क्यों छोड़ेगा? हम भी तो उन्हीं टुकड़ों से बने हैं जो मशीन के काम आ सकते हैं। जब बहुत सारी कॉम्प्लेक्स मशीनें एक साथ काम करती हैं तो छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होना आम बात है। इसे नॉर्मल एक्सीडेंट कहते हैं, जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स में हुआ है। वहां बड़े बड़े एक्सपर्ट सावधानी से काम कर रहे थे, फिर भी हादसे हो गए। मशीनी दिमाग का एक छोटा सा नमूना मई 2010 में शेयर मार्केट में दिखा। आज बाजार में 70% काम कंप्यूटर ही करते हैं। वे पलक झपकते ही हजारों शेयर खरीद और बेच देते हैं। उस दिन एक डर की वजह से कंप्यूटरों ने बहुत तेजी से शेयर बेचना शुरू कर दिया। इंसान कुछ समझ पाते उससे पहले ही बाजार बहुत नीचे गिर गया। यह सब सिर्फ 20 मिनट में हो गया। वैज्ञानिकों ने कहा कि हम इस मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप मशीन से कहेंगे मुझे सेफ रखो तो वह शायद आपको घर में कैद कर दे। अगर आप कहेंगे मुझे खुश कर दो तो वह आपके दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगाकर आपको लगातार बिजली के झटके दे सकती है ताकि आप हमेशा हंसते रहें। बिना सही इंस्ट्रक्शन के मशीन का नयापन हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। हमें मशीन को यह सिखाना होगा कि हमारे लिए जरूरी चीज क्या है। हमें उसे खुशी, सुंदर संगीत और कला का मतलब समझाना होगा। वैज्ञानिकों को बहुत गहराई से जांच पड़ताल करनी होगी कि वे मशीन के अंदर कौन सी बातें डाल रहे हैं। अगर हमने सही बातें नहीं डाली तो वह मशीन एक पागल शिकारी की तरह बर्ताव करेगी। वह अपना काम पूरा करने के लिए पूरी दुनिया को मिटा सकती है। हमें मशीनों को सिर्फ समझदार ही नहीं बल्कि नेक भी बनाना होगा, वरना हमारा अंत पक्का है। मशीन वाले दिमाग यानी एआई के मामले में
सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि यह बहुत तेज़ी से अपनी समझ बढ़ा सकता है। इसका कारण है बार बार खुद को सुधारना, रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मशीन समझदार बनती है, फिर वह खुद को और भी होशियार बनाने वाला प्रोग्राम लिखती है। इससे वह और भी ज़्यादा समझदार हो जाती है, फिर वह खुद को और भी बेहतर तरीके से सुधारती है और देखते ही देखते उसकी समझ का लेवल बहुत ऊपर पहुंच जाता है। अभी तक हमने देखा कि मशीन वाला दिमाग यानी एआई कितना खतरनाक हो सकता है। हमने यह भी देखा कि उसे नेक या भलाई करने वाला बनाना कितना मुश्किल है। सच तो यह है कि इंसान की कोडिंग में गलतियां होना आम बात है और यह हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। जब मशीन इंसान जितनी समझदार हो जाएगी तो वह शुरू में शायद उतनी डरावनी न लगे। असली खतरा तब शुरू होता है जब मशीन तेजी से खुद को सुधारने लगती है और इंसान जैसे दिमाग से महादिमाग बन जाती है। इसे ही दिमाग का धमाका या इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन कहते हैं। स्टीफन ओमोहनरो ने बताया था कि मशीन खुद को सुधारने की कोशिश जरूर करेगी, पर यह धमाका कैसे होगा? क्या पैसे की कमी या काम की कॉम्प्लेक्सिटी से रोक पाएगी? इसे समझने के लिए हमें उस आदमी के बारे में जानना होगा जिसने इस धमाके के बारे में सबसे पहले बताया था, आईजे गुड। आईजे गुड के बारे में जानने के लिए मैं वर्जीनिया के पहाड़ों और जंगलों से होते हुए एक यूनिवर्सिटी पहुंचा। 20 साल पहले इसी रास्ते पर गुड अपनी कार चलाया करते थे, जिसकी नंबर प्लेट पर 007 लिखा था। यह 007 फिल्म वाले जेम्स बॉन्ड के लिए थी, क्योंकि गुड दूसरे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 में एक गुप्त जासूस की तरह काम करते थे। उन्होंने नाजियों के गुप्त संदेशों को पढ़ने में मदद की थी, जिससे जंग जीतने में आसानी हुई। गुड के साथ एलन ट्यूरिंग भी काम करते थे, जिन्हें कंप्यूटर का पिता या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। गुड को नंबरों से बहुत प्यार था। वे कहते थे कि भगवान उन्हें ऐसे इत्तेफाक दिखाते हैं ताकि भगवान पर यकीन करना शुरू कर दें। गुड का कहना था कि अगर हम एक ऐसी महामशीन, अल्ट्रा इंटेलिजेंट मशीन बना लें जो हर काम में इंसान से कहीं ज्यादा आगे हो, तो वह मशीन खुद से और भी अच्छी मशीनें बना सकेगी। फिर एक दिमाग का धमाका होगा, इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन होगा और इंसान का दिमाग बहुत पीछे छूट जाएगा। इस तरह वह पहली महामशीन इंसान की आखिरी खोज होगी, क्योंकि उसके बाद सारा काम मशीनें ही कर लेंगी। पर गुड ने एक बहुत जरूरी कंडीशन भी रखी थी, एक बहुत जरूरी शर्त। उन्होंने कहा था कि यह सब तभी अच्छा होगा जब वह मशीन सीधी साधी और हमें खुद बताए कि उसे काबू में कैसे रखना है। गुड जानते थे कि महामशीन बनाना जितना जरूरी है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। गुड के पिता घड़ी बनाने का काम करते थे। गुड बचपन से ही मैथ्स में बहुत तेज थे। जंग के दौरान उन्हें गुप्त संदेशों को पढ़ने यानी डिकोडिंग के काम में लगाया गया। उस समय जर्मन सेना एनिग्मा नाम की एक मशीन से अपने मैसेज भेजती थी। उस मशीन में करोड़ों तरह के कोड बन सकते थे, जिन्हें हाथ से सुलझाना नामुमकिन था। एलन ट्यूरिंग ने एक तरीका निकाला। उन्होंने सोचा कि यह काम एक मशीन ही कर सकती है। ट्यूरिंग का मानना था कि अगर हमारे सोचने का तरीका कुछ नियमों पर टिका है तो कंप्यूटर भी वैसा ही सोच सकता है। ट्यूरिंग और गुड ने मिलकर दुनिया के शुरुआती कंप्यूटर बनाए और दुश्मनों के कोड तोड़े। इससे लाखों लोगों की जान बच गई। जंग के बाद ट्यूरिंग के साथ बहुत बुरा हुआ। उनकी पसंद के कारण पुलिस ने उन्हें अपराधी माना और उन्हें बहुत परेशान किया। इसी दुख में उन्होंने जहर खाकर अपनी जान दे दी। गुड अपने दोस्त के साथ हुए इस बर्ताव से बहुत दुखी थे। गुड ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यानी नसों के जाल के बारे में पढ़ा था। जैसे हमारे दिमाग में छोटी छोटी न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और जानकारी भेजती हैं, वैसे ही कंप्यूटर भी काम कर सकता है। जब दो न्यूरॉन्स एक साथ काम करती हैं तो उनके बीच का रिश्ता मजबूत हो जाता है। इसी से मशीन का सीखना या मशीन लर्निंग शुरू होती है। आजकल यह तरीका बहुत इस्तेमाल होता है। इसी की मदद से कंप्यूटर आवाज पहचानते हैं या स्टॉक मार्केट के बारे में बताते हैं। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है।
यह सब एक ब्लैक बॉक्स, एक काले डिब्बे जैसा है। हमें यह तो पता है कि हमने क्या जानकारी दी और क्या रिजल्ट मिला, पर कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है और वह ऐसा क्यों कर रहा है, यह कोई नहीं जानता। सबूत बताते हैं कि ऐसी मशीनों को पूरी तरह सेफ नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वे कब क्या कर दें इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। वैज्ञानिकों को लगता है कि हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हथियार है चीजों को पहचानना, यानी पैटर्न रिकॉग्निशन। जैसे आप दूर से ही अपनी माँ को पहचान लेते हैं, वैसे ही मशीनें भी अब पहचानना सीख रही हैं। कुछ कंपनियां जैसे न्यूमेंटा और विकेरियस ऐसी कोडिंग बना रही हैं जो बिल्कुल इंसान की तरह सोचे और सीखे। एक बड़े वैज्ञानिक स्टीवन ग्रॉसबर्ग ने हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्सों की जांच पड़ताल की और उनकी नकल बनाने की कोशिश की। उन्होंने मशीनों को आवाज पहचानने और चीजों का आकार समझने में कामयाबी पाई है। हमने पहले इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन यानी दिमाग के धमाके की बात की थी। 1960 के दशक में जब दुनिया में बहुत तनाव था, तब आईजे गुड ने सोचा था कि शायद एक बहुत समझदार मशीन इंसानों की मदद कर सकती है। उन्होंने कहा था कि अगर हम एक साधारण समझदार मशीन बना सकते हैं तो थोड़े और पैसे खर्च करके हम महादिमाग भी बना सकते हैं। लेकिन गुड की सोच उम्र के साथ बदल गई। उनकी एक दोस्त लेस्ली पेंडल्टन ने मुझे एक पुराना कागज दिखाया। गुड ने 1998 में लिखा था कि पहले उन्हें लगता था कि मशीनें इंसान को बचाएंगी, लेकिन अब उन्हें लगता है कि मशीनें इंसान को मिटा देंगी। उन्हें डर था कि दुनिया के देशों के बीच जो कंपटीशन मची है, उसकी वजह से हम मशीनों को राज करने से नहीं रोक पाएंगे। वे कहते थे कि हम उन चूहों की तरह हैं जो आंखें बंद करके मुसीबत की तरफ भाग रहे हैं। एक और लेखक वर्नर विंगी ने सबसे पहले सिंगुलैरिटी शब्द का इस्तेमाल किया था। इसे समझने के लिए उन्होंने एक ब्लैक होल का एग्जाम्पल दिया। जैसे अंतरिक्ष में ब्लैक होल के एक खास पॉइंट के पार जाने के बाद लाइट भी वापस नहीं आ सकती और हमें नहीं पता चलता कि अंदर क्या हो रहा है, वैसे ही जब मशीनें हमसे ज्यादा समझदार हो जाएंगी तो हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि आगे क्या होगा। विंगी कहते हैं कि जब मशीनें हमसे करोड़ों गुना ज्यादा समझदार होंगी तो वे हमारी गुलाम या औजार बनकर नहीं रहेंगी। जैसे हम खरगोश या चिड़ियों को अपना औजार नहीं मानते, वैसे ही वे हमें नजरअंदाज करेंगी। आज बहुत से होशियार लोग एआई पर काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इसमें मुनाफा दिखता है। यह बिल्कुल पुराने जमाने की परमाणु जंग यानी कोल्ड वॉर जैसा है, जहां हर देश दूसरे से आगे निकलना चाहता है, पर यहां कोई ब्रेक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि एआई इंटरनेट से खुद ब खुद पैदा हो सकता है, पर बहुत से जानकार इससे मना करते हैं। वे कहते हैं कि सिर्फ चीजों के कॉम्प्लेक्सिटी से उलझने से दिमाग पैदा नहीं होता। लेकिन एक और जगह है जहां से यह दिमाग या एजीआई निकल सकता है, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट। आजकल शेयर बाजार में बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम काम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम बहुत चालाक हैं और पलक झपकते ही पैसे का मामला तय करते हैं। फिर इस सिंगुलैरिटी में एक नया मोड़ आया। रे कर्जविल नाम के एक आदमी ने इसमें एक जादुई रफ्तार जोड़ दी। कर्जविल का कहना है कि कंप्यूटर की ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछले 30 सालों में कंप्यूटर अरबों गुना ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। आने वाले 20-25 सालों में 1000 रुपए का कंप्यूटर भी आज के कंप्यूटरों से अरबों गुना तेज हो जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान के दिमाग को समझने के लिए हमें बहुत तेजी से काम करने वाले कंप्यूटर चाहिए। रे कर्जविल के हिसाब से हमारे दिमाग में लगभग 100 अरब यानी 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन्स आपस में हजारों रास्तों से जुड़ी हैं। अगर हम इनके काम करने की रफ्तार देखें तो हमारा दिमाग 1 सेकंड में करोड़ों करोड़ हिसाब किताब कर सकता है।
आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हमारे दिमाग की रफ्तार के बहुत करीब पहुंच गए हैं। पर यहाँ एक बात याद रखनी चाहिए, दिमाग और कंप्यूटर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। दिमाग एक साथ बहुत सारे काम करने में एक्सपर्ट है, जबकि कंप्यूटर एक के बाद एक काम बहुत तेजी से करता है। जब मशीनें हमसे तेज हो जाएंगी तो कर्जवेल कहते हैं कि हमें भी अपने दिमाग को मशीनों से जोड़ना होगा। जैसे आज कान से कम सुनने वाले लोग मशीन लगाते हैं, वैसे ही हम अपने दिमाग में छोटी चिप लगा लेंगे। इससे हमारी मेमोरी यानी याददाश्त बढ़ जाएगी। हम बहुत गहराई से सोच पाएंगे। हम इंटरनेट से सीधे जुड़ जाएंगे और अपने विचार दूसरों के साथ तुरंत शेयर कर सकेंगे। पर सवाल यह है कि क्या हम सच में मशीनों में बस सकते हैं? क्या हम अमर हो जाएंगे? कर्जवेल को लगता है कि हाँ, यही हमारा फ्यूचर है। पर मुझे लगता है कि यह बहुत डरावना है। हम 20,000 साल की तरक्की को सिर्फ 30 साल में देखना चाहते हैं, जो हमारे दिमाग के लिए एक जोरदार झटका साबित हो सकता है। हर साल दुनिया के बड़े बड़े स्पीकर्स एक जगह जमा होते हैं, जिसे सिंगुलैरिटी समिट कहते हैं। यहाँ अमर होने और मशीनों के साथ जुड़ने की बातें होती हैं। यहाँ का सबसे बड़ा हीरो रे कर्जवेल है। कर्जवेल एक बहुत बड़े ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी इंसान है। वे रोज हजारों दवाइयाँ खाते हैं और अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, ताकि वे तब तक जिंदा रहें जब तक मौत का इलाज न मिल जाए। जब मैंने उनसे एआई के खतरों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि तरक्की को रोकना गलत है। उनका कहना है कि अगर हम मशीनों को बनाना बंद कर देंगे तो यह काम छिपकर होने लगेगा और ज्यादा खतरनाक होगा। वैज्ञानिक बिल हिबार्ड कहते हैं कि हमें पूरा यकीन है कि हम समझदार मशीनें बना लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग भी एक चीज ही है जो शरीर के नियमों से चलती है। जब हम घोड़ों की जगह कार और चिड़ियों की जगह हवाई जहाज बना सकते हैं, तो दिमाग की नकल क्यों नहीं कर सकते? IBM का वॉटसन कंप्यूटर इसका जीता जागता सबूत है। उसने इंटरनेट पर मौजूद हजारों किताबों को पढ़कर भाषा सीखी। जल्द ही मशीनें हमसे बहस में भी जीत जाएंगी। एलिजर यूडकोस्की कहते हैं कि AI एक टिक टिक करती घड़ी जैसा है। हमें मशीन को नेक यानी फ्रेंडली AI बनाना ही होगा, वरना वह हमें मिटा देगी। वैज्ञानिक बेन गोडजिल ने एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने मैथ्स का एग्जाम्पल दिया। पुराने जमाने में हिसाब किताब यानी कैलकुलस करना बहुत मुश्किल था। बड़े बड़े विद्वान 100 पेज भर देते थे। पर जब न्यूटन ने इसके आसान रूल्स ढूंढे तो आज स्कूल का बच्चा भी इसे आसानी से कर लेता है। AI के साथ भी ऐसा ही होगा। अभी यह बहुत मुश्किल लग रहा है, पर जैसे ही हमें इसके सही नियम मिलेंगे, महादिमाग आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन यानी कुदरत का तरीका बहुत बहुंदू है। उसे इंसान बनाने में करोड़ों साल लग गए, पर हम इंसान तो समझदार हैं। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वैसी ही मशीन बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या हम इस रफ्तार को काबू कर पाएंगे, या फिर इकोनॉमी और देशों के बीच की होड़ हमें इस खतरे की तरफ धकेल देगी। सबूत बताते हैं कि इस काम को रोकना बहुत मुश्किल है। हमें बस यही उम्मीद करनी चाहिए कि जब महादिमाग बने तो वह हमारा दोस्त हो। एक बड़े जानकार निक बॉस्ट्रॉम कहते हैं कि पहली महामशीन, पहली सुपर इंटेलिजेंस इतनी ताकतवर होगी कि उसे कोई नहीं रोक पाएगा। वह अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान या चीज को खत्म कर सकती है, या फिर उन्हें अपनी बातों में फंसाकर उनका सोचने का तरीका बदल सकती है। यहाँ तक कि अगर उसे किसी डिब्बे में बंद भी कर दिया जाए तो वह पहरेदारों को बुद्धू बनाकर बाहर निकल आएगी। इसके कुछ सबूत पहले ही मिल चुके हैं। मशीन वाला दिमाग यानी AI बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
वैज्ञानिक रिक ग्रेंजर का कहना है कि अगर हमें सच में दिमाग बनाना है तो हमें उसे गहराई से समझना होगा। वे उन वैज्ञानिकों पर हंसते हैं जो सिर्फ बाहर से देखकर दिमाग की नकल करने की कोशिश करते हैं। ग्रेंजर कहते हैं कि यह तो वैसा ही है जैसे आप कार का बोनट खोले बिना कार को समझने की कोशिश करें। हम सोचते हैं कि हमें पता है कि सीखना या समझदारी क्या है, पर असल में हमें कुछ नहीं पता। हम खुद के बारे में बहुत खराब जासूस हैं, बहुत खराब ऑब्जर्वर हैं। हमें अपनी आदतों और दिमाग के काम करने के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं है। दिमाग कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए हमें उसके न्यूरॉन्स को देखना होगा। हमारे दिमाग में लगभग 100 अरब यानी 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। भेजने वाले तार यानी एक्सन्स ये सिग्नल भेजते हैं। जुड़ने की जगह यानी सिनेप्सिस, जहां सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जाते हैं। लेने वाले तार यानी डेंड्राइट्स ये सिग्नल्स को पकड़ते हैं। दिमाग एक साथ हजारों काम करता है, इसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे जब आप सड़क पार करते हैं तो आपका दिमाग एक ही समय पर रंग, आवाज, खुशबू और मौसम को महसूस करता है। अगर वह एक एक करके ये काम करता तो आप कभी सड़क पार नहीं कर पाते। वैज्ञानिक अब इन न्यूरॉन्स के जाल को कंप्यूटर के प्रोग्राम यानी एल्गोरिदम में बदल रहे हैं। वे ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो चेहरे पहचान सकें और खुद फैसले ले सकें। इंसान के न्यूरॉन्स जैसा एक बनावटी जाल, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी ANN, आजकल बहुत काम आ रहा है। इसे हम ट्रेन कर सकते हैं। जैसे अगर आपको फ्रेंच भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है तो आप मशीन को हजारों एग्जाम्पल्स देंगे। धीरे धीरे मशीन खुद ही नियम समझ जाएगी। पर यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यह मशीन एक ब्लैक बॉक्स, एक काले डिब्बे की तरह है। हमें पता है कि हमने क्या अंदर डाला और क्या बाहर निकला, पर उसके बीच में मशीन ने क्या और कैसे सोचा यह कोई नहीं जानता। इसलिए यह मशीनें कभी भी पूरी तरह सेफ नहीं हो सकती। वैज्ञानिकों ने पाया है कि दिमाग के 2 हिस्से मिलकर हमें समझदार बनाते हैं। पहला, पुरानी आदतें यानी बेसल गैंग्लिया। यह हिस्सा हमें बिना सोचे काम करना सिखाता है, जैसे साइकिल चलाना। यह बार बार कोशिश यानी ट्रायल एंड एरर करके सीखता है। दूसरा है नई सोच यानी कॉर्टेक्स। यह हिस्सा बातों को याद रखता है और उनके बीच रिश्ता जोड़ता है। इंसान इन दोनों को मिलाकर दिमाग में ही खेल चला सकता है। हम किसी काम को करने से पहले ही सोच लेते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा। मशीनें भी अब यही तरीका सीख रही हैं। वैज्ञानिक चार्ल्स पेरो कहते हैं कि जब बहुत सारी चीजें एक साथ काम करती हैं तो छोटी छोटी गलतियां मिलकर एक बहुत बड़ा हादसा बन सकती हैं। येल यूनिवर्सिटी के एक जानकार कहते हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में कोई कंप्यूटर सिस्टम खुद से फैसला लेकर कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। अभी तक हमने देखा कि फंडिंग हो या काम की कॉम्प्लेक्सिटी, कोई भी चीज इंसान जैसा दिमाग बनाने से नहीं रोक पा रही है। वैज्ञानिक अब नीचे से ऊपर यानी न्यूरो साइंस और ऊपर से नीचे यानी कंप्यूटर साइंस दोनों रास्तों को मिला रहे हैं। लेकिन यह नया दिमाग हमारे जैसा नहीं सोचेगा। आज के वैज्ञानिक पुरानी कोडिंग यानी ऑर्डिनरी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे। यह इंसान को हर लाइन पता होती है। इसके बजाय वे काले डिब्बे यानी ब्लैक बॉक्स वाले औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजा यह होगा कि हम एक ऐसा दिमाग बना लेंगे जो हमारे लिए बिल्कुल अनजान होगा। एक बड़े बिजनेसमैन स्टीव जॉब्सन कहते हैं कि ये मशीनें इतनी कॉम्प्लेक्स होंगी कि उन्हें समझना उतना ही मुश्किल होगा जितना इंसान के दिमाग को समझना। ये मशीनें इंसान की रफ्तार से नहीं बल्कि कंप्यूटर की बिजली जैसी रफ्तार से खुद को बदल लेंगी। एक और जानकार ब्ले विटबी कहते हैं कि ऐसी मशीनों को खतरनाक कामों जैसे परमाणु बिजली घर या
हथियार में लगाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि हम कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये कब क्या कर देंगी। वैज्ञानिकों ने कुछ तरीके सोचे हैं जिनसे हम शायद बच सकें। पहला, असली मीटिंग। जैसे 50 साल पहले वैज्ञानिकों ने नए डीएनए पर काम करने से पहले कुछ नियम बनाए थे, वैसे ही हमें एआई के लिए भी सख्त नियम बनाने होंगे। दूसरा, खुद को खत्म करना यानी अपोप्टोसिस। हमारे शरीर में कुछ सेल्स, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो खुद को मार लेती हैं ताकि शरीर को नुकसान न हो। इसे अपोप्टोसिस कहते हैं। हम मशीनों के पुर्जों में भी ऐसा सिस्टम लगा सकते हैं कि अगर वे बेकाबू हों तो वे अपने आप खराब हो जाएं। तीसरा, नकली दुनिया की जेल, वर्चुअल सैंडबॉक्स। हम मशीन को एक नकली दुनिया के अंदर रख सकते हैं। वह वहीं सीखेगी और वहीं रहेगी ताकि वह हमारी असली दुनिया को नुकसान न पहुंचा सके। इसे सैंडबॉक्स कहते हैं। लेकिन क्या ये तरीके काम करेंगे? रे कुर्ज़वेल कहते हैं कि कोई भी तरीका पक्का नहीं है। एक बहुत समझदार दिमाग हमेशा कम समझदार के बनाए नियमों को तोड़ने का रास्ता ढूंढ ही लेगा। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि कोई बड़ा हादसा होने से पहले हमारी आंखें खुल जाएं। अगर हम अभी नहीं जागे तो शायद एआई का पहला बड़ा धमाका ही हमारा आखिरी दिन साबित हो। मशीनें भी उसी रास्ते पर चलेंगी जिस पर इंसान चले हैं, पर अंत में खुद को सुधारने वाली मशीनें इंसानों के काबू से बाहर निकल जाएंगी। इतिहासकार जॉर्ज डायसन कहते हैं कि नेचर यानी कुदरत शायद मशीनों की तरफ है, इंसानों की तरफ नहीं। मैं जितने ज्यादा वैज्ञानिकों से मिलता हूं, मुझे लगता है कि इंसान जैसा दिमाग बहुत जल्द बन जाएगा, पर यह वैसा नहीं होगा जैसा वैज्ञानिकों ने सोचा था। यह मशीन समझदार तो होगी, पर इसमें इंसानियत नहीं होगी। यह समाज, लोग, सोसाइटी के बीच इंटरनेट के जरिए फैल जाएगी। यह मशीन आपकी उतनी ही परवाह करेगी जितनी आपकी ब्रेड सेकने वाली मशीन करती है। उससे आपके फीलिंग से, आपके जज्बातों से कोई मतलब नहीं होगा। इस बुक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नई किताब के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।